हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम करेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है सैटरडे। आपको पता है सैटरडे का जो हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस से कंपैरेटिवली लाइटर होता है, तो हमारे को भी इतना ज़्यादा बोझ आज नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें चीज़ें क्या करनी है, एक तो हमें देखना है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम मैप के ज़रिए भी स्टडी करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। GS2 का पार्ट है एंड IR के अंदर फॉल करता है। प्लस आपको हो सकता है मंडे पे इस पे डिटेल कोई आर्टिकल आए, तो इसकी हम आज बेसिकली एक फाउंडेशन जो है वो अपनी बना लेंगे। इसके अलावा एक साइंस एंड टेक पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, डाउन टू अर्थ में भी था ये आर्टिकल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सैटर्न के बारे में बात करता है। आपको पता है स्पेस से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं GS3 के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ऑन मुआ मुआ वाला जो एक आया था, इट वाज एन एस्टेरॉइड राइट, और बहुत सारे बच्चों ने उसको मिस कर दिया। जबकि ये क्वेश्चन स्पेस वाले बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा उलझाता नहीं है यूपीएससी। वो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको याद है तो आप टिक कर दोगे और आपके पूरे मार्क्स फ्री के होते हैं ये। तो अगेन स्पेस वाली चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं बहुत सारे लोगों को। तो अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है स्पेस में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपके लिए होने वाला है। इसके अंदर हम सैटर्न की रिंग्स की बात करेंगे, टिल्ट की बात करेंगे, और एक फॉर्मर मून, यानी कि जो पहले कोई मून था सैटर्न का, कहा जा रहा है कि उसके कारण शायद से जो टिल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मून का नाम है, पुराना जो मून है, आपको पता है सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं, वो आपको क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकता है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन की एक्सपेंशन के ऊपर, और एक छोटा सा आर्टिकल है ईरान के प्रोटेस्ट के ऊपर। इसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं, वो हमने करनी है। एंड उसके बाद हमारे रोज़ की तरह एक MCQ करेंगे और एक मीन्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे लिख कर भेजना है फॉर इवैल्यूएशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हमने किया हुआ है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, सभी साइक्लोन्स की आंख नहीं होती, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्रीज लेसर देन द सराउंडिंग्स। यानी कि अगर ये इस तरह से साइक्लोन है और ये इसकी आई है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है ये 10 डिग्रीज लेस होगा और बाहर का जो है वो बेसिकली ज़्यादा होगा। तो अगर सपोज करो बाहर का 20 डिग्री है, तो यहाँ का -10 करके ये 10 डिग्री होगा। तो ये हमें तीन प्रोपोजिशंस जो हैं वो दी हुई हैं। आगे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें सिर्फ सही स्टेटमेंट बतानी है। तो हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली सही है, दूसरी सही है, या तीनों सही हैं, राइट। तो इसको आप अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में। लास्ट में जाने से पहले इस पर चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है आपका किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो ये आप देख सकते हो, ये है किर्गिस्तान, ये इसके बॉर्डरिंग हो गए इस तरीके से, और ये हो गया आपका तजाकिस्तान। सही हो गया आपका तजाकिस्तान। तो ये दोनों एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमने फोकस जो है वो रखना है। तो अब अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो 100 से ज़्यादा लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। एंड कहा ये जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अगर हम हिस्टोरिकल टाइज की बात करें, तो दोनों के दोनों जो हैं प्री USSR एरिया से ही क्लैशेस में रहे हैं, राइट। मतलब कि दोनों पहले USSR का पार्ट थे और उससे पहले से भी कहीं ना कहीं इनमें क्लैशेस जो थे वो चलते जा रहे थे। इनके जो बॉर्डर्स हैं वो USSR ने स्टालिन के टाइम पे बनाए थे, जो आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं। और इनके आप कह सकते हो कि कॉमन तरह के लोग हैं, सिमिलर तरह के लोग हैं, सिमिलर तरह का कल्चर है। और जो एरियाज़ हैं उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे भी दोनों तरह के लोग जो थे इक्वल राइट्स जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। ऑल दो USSR के आने के बाद जहाँ पे USSR का जो फोकस था वो शिफ्ट हो जाता था, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे आप कह सकते हो जो लाइफ स्टॉक था वो स्टेट का हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड स्टेट की होगी। तो उससे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था या एग्जिस्टिंग पोजीशन थी लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो हुई थी। अगर हम प्रेजेंट टसल की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टसल इसलिए हुआ है क्योंकि प्लांटेशन जो है डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर करने लग गए हैं लोग। एंड उस एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है कि आप जैसे सपोज करो यहाँ का पर्सन जो है यहाँ पे कर रहा है, ये बागतेन प्रोविंस आ गया आपका जहाँ पे मेन इशू है, ठीक है। यहाँ का पर्सन यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा है, तो मतलब वो अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन को दूसरे की कंट्री के अंदर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक एनोमोसिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई हमें दिख रही है। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के ये इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं से
लोगों ने मार पिटाई एक दूसरे की शुरू कर दी, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जो जान है वो ऑलरेडी जा चुकी है। तो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर आप कह सकते हो ऑक्यूपेशन करने की यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं है, इट्स मोर ऑफ एग्रीकल्चरल कन्फ्रंटेशन। जो फार्मर्स हैं वही आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे फरगना वैली भी आता है जहाँ से बाबर आया था। फरगना वैली हमने मेडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो तो उज़्बेकिस्तान के लोग भी आगे, तजाकिस्तान के लोग भी आगे, किर्गिस्तान के लोग भी आगे। तो तीनों तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और तीनों की एक कॉमन आप कह सकते हो इकोनॉमिक लाइफ रही है, सोशल लाइफ रही है, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी रही हैं बिफोर इस्लाम ऑल्सो एंड आफ्टर इस्लाम ऑल्सो। प्रेजेंटली फरगना जो है वो उज़्बेकिस्तान का पार्ट है। यहाँ पे कुछ और हमारे जो इश्यूज हैं वो आ जाते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के, कि वाटर शेयरिंग कौन कितना करेगा एंड सो ऑन। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल सीज़न जब थोड़ा आपका पीक पे होता है और इरिगेशन के कारण से आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बारिशें उतनी होती नहीं है, तो उस टाइम पे अगेन ये जो कन्फंट्रेशंस हैं फार्मर्स की और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं कि 450 से ज़्यादा का किलोमीटर्स का जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आता है, और दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सोल्यूशन आज तक अभी तक नहीं आ पाया है। इसके अलावा जो सो कॉल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसके कारण यहाँ पे जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसके कारण से भी एक रिजेंटमेंट लोगों के अंदर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ नहीं है, मोस्टली यहाँ पे फार्मर्स नोमैड्स लोग ही रहते हैं। आज भी सेंट्रल एशिया उस तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वो जो इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा आपको बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट अबाउट किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान का थोड़ा सा पार्ट आ गया इसमें, क्योंकि तीनों तरह के लोग जो हैं इस एरिया में पाए जाते हैं, सारे पहले यूएसएसआर का पार्ट थे। इस पर डिटेल्ड आर्टिकल हमें मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो तब हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपके फाउंडेशन के लिए इतना बहुत है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्यारा सैटर्न। तो सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और ये आपको पता है टिल्टेड भी है, यानी कि टेढ़ा है, जैसा कि आप आपके सामने वाले इमेजेस में, वीडियोस में देख पा रहे हो। और इसके बहुत सारे जो हैं मून्स हैं। अगर टिल्ट की बात करें तो ये लगभग 26.5 के ऊपर टिल्ट है, और कहा जाता है कि ऐसा टिल्ट, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम टिल्ट है, तो ये जब कोई प्लैनेट बनता है उस टाइम पे ऐसा टिल्ट नहीं होना चाहिए, वरना तो सारे ही प्लैनेट्स टिल्टेड होते हैं। तो ये टिल्ट ज़रूर बाद में आया है। अगर हम और प्लैनेट्स की बात करें तो नेपच्यून और यूरेनस भी बहुत ज़्यादा टिल्टेड हैं, और यूरेनस तो आप लगाइए कि काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है। तो मैक्सिमम टिल्ट हमें यूरेनस में देखने को मिलता है। यूरेनस तो 98 डिग्रीज तक टिल्टेड है, जैसे कि उसको किसी बॉटल को आपने प्लेन खड़ा हो किया हो, उसको लिटा दिया हो, तो इतना ज़्यादा टिल्टेड हमें वो नज़र आता है। अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करें तो वीनस 177 डिग्रीज पे टिल्टेड है इस तरफ को, मतलब कि थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है। मर्करी और जुपिटर जो है वो ऑलमोस्ट सीधे हैं, मर्करी तो 0% ही है, जुपिटर 2-3% है। सैटर्न, नेपट्यून ये दोनों 27-28% के आसपास हो जाते हैं। मार्स आपका 25% है, और अर्थ आपका 23% पे टिल्टेड हमें नज़र आता है। तो मैक्सिमम टिल्ट यूरेनस में है। अब कहा जा रहा है कि ये जो टिल्ट है ये एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं आता, रादर इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ नेबरिंग प्लैनेट्स। जैसे नेपच्यून जो है बहुत पास है सैटर्न के, तो कहीं ना कहीं नेपच्यून की ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट करती है सैटर्न को, तो उसके कारण, और सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही गैशियस प्लैनेट्स हैं, राइट, कोई सरफेस तो इनके अंदर है नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि नेपच्यून का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसके कारण हमें एक टिल्ट देखने को मिलता हो। नंबर 2, टाइटन। आपको पता है कि जो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं, वो है टाइटन, और टाइटन के कारण से भी एज पर नासाज डाटा ये टिल्ट क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा नासा ने जो कैसीनी स्पेस क्राफ्ट भेजा था, जिसपे हमें यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, कैसीनी स्पेस क्राफ्ट, तो उसने 2004 से 2017 तक सैटर्न के चक्कर लगाए थे, उससे भी हमें इस तरह का डाटा मिला था। उसके बाद आ जाता है कि जो टाइटन है वो सैटर्न से थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो इस माइग्रेशन से क्या हो रहा है कि नेपच्यून का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है कम हो रहा है और टाइटन का बढ़ रहा है, तो इस कारण से भी जो टिल्ट है वो हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि जो एक पुराना मून था, फॉर्मर मून था, जिसका नाम था क्रिसलिस। अब क्रिसलिस के बारे में हमारी जितनी भी जानकारी है वो बेसिकली कंप्यूटर सिमुलेशन से है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सिमुलेशन सिस्टम बनाया जिसके अंदर हम सैटर्न को उसके बर्थ से स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हम देखते हैं कि प्लैनेट का एक्सिस जो है वो कब कब चेंज हुआ ओवर टाइम। तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि एक कोई मून रहा होगा
सैटर्न का, जिसका नाम हमने क्रिसलिस दिया है, अगर हम उस मून को हटा दें उसकी जगह से, तो ये टिल्ट जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है सैटर्न के लिए। जो 26-27% का जो टिल्ट है वो बड़े आराम से आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि क्रिसलिस नाम का एक मून जो सैटर्न के ऊपर काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो है सर्कुलेट कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था, और उसके बाद वो एक जगह से अपनी जगह से हिल गया, अनस्टेबल हो गया और प्लैनेट के पास जाने लग गया। प्लैनेट के पास जाने से दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो प्लैनेट के अंदर ही समा गया और डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि नेचुरली आपके जो सैटर्न है वो इतना बड़ा है और ये छोटे छोटे हैं मून्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा और सैटर्न के रिंग्स में उसकी कहीं ना कहीं जो अस्थियां हैं लगा लो, या जो डेब्रीज है वो रिवॉल्व कर रही होंगी। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सैटर्न के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट होके बाहर ही निकल गया हो, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर चला गया हो। नेचुरली जो डिस्ट्रॉय वाली बात है वो थोड़ी ज़्यादा जचती है, एंड उसके कारण से टिल्ट आना भी एक संभव हमें ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोसेसेस। अगर हम अर्थ की भी बात करें तो अर्थ में भी कहा जाता है कि कुछ ना कुछ अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर बचा होगा कभी ना कभी अर्थ की लाइफ में, जिसके कारण हमें अर्थ के अंदर भी जो टिल्ट है वो देखने को मिलता है। हालांकि हमारा टिल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टिल्ट से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस अर्थ पे देखने को मिलती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैटर्न। और ये आपको अगेन यूपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मर मून का नाम आपसे पूछा जा सकता है जो है क्रिसलिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगेन ये आर्टिकल आपके ऊपर दिया हुआ है अबाउट G4 कंट्रीज, यानी कि ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान, जो कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन चाहते हैं और परमानेंट मेंबरशिप भी चाहते हैं। अभी सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसके अंदर वीटो पावर्स भी दी गई हैं, जिसके अंदर आपका रशिया आ जाता है, यूएसए आ जाता है, आपका ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है और चाइना आ जाता है। वीटो पावर का मतलब है अगर एक भी मेंबर ने बोल दिया कि ये नहीं होगा तो वो प्रपोजल जो है किसी भी स्टेज पे वो कैंसिल हो जाएगा। पांचों की सर्वसहमति से ही कोई चीज़ इसमें ऐड हो सकती है। ये सारे कंट्रीज़ कहते हैं ये बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के अंदर जो विनर नेशंस थे उनको इंक्लूड किया गया था, तो बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अफ्रीका का भी कोई पर्सन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। देखा जाए तो वैसे इन चारों में भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन तो कोई भी नहीं कर रहा देखा जाए तो, पर अगर हम फिर भी बात करते हैं तो अफ्रीका की तरफ से कोई एक सिंगल नेशन होना चाहिए जो कि यूएनएससी के अंदर अफ्रीका के इंटरेस्ट्स को भी रिप्रेजेंट करे। अब इसके एक्सपेंशन के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कहता है कि हम हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं एक्सपेंशन को, परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को भी और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को भी, ताकि वर्ल्ड एट लार्ज होके कोई भी डिसीजन को जो है ले, जिससे कि हम सब कुछ पीसफुली कर सकें, हमारे जो डायलॉग्स हैं, बायलेटरल टॉक्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सकें और पीस जो है वो हम कर सकें। अब जो भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, क्लैशेस होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है, रादर इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं और जो आम आदमी है, सिटीज़न एट लार्ज है, वही इफ़ेक्ट होता है। तो अभी हम रिसेंटली भी देख रहे थे यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल की बैठक चल रही थी, उसमें इंडिया ने भी अपना स्टैंड रीआइटरेट किया और हमने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से किसी भी चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, DD, डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी। तो यूनाइटेड नेशन लेकिन इसके अंदर एक केवियट लगा देता है। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है कि हम सपोर्ट करते हैं परमानेंट काउंसिल की मेंबरशिप को, लेकिन जो वीटो पावर है ना तो वो एक्सपैंड की जाएगी ना ही वो ऑल्टर की जाएगी। मतलब कि ना तो जो एग्जिस्टिंग 5 लोगों के पास वीटो पावर है इसको ख़त्म किया जाएगा, और ना ही अगर इनमें से चारों में से किसी को एक को या चारों को लिया जाता है तो उनको वीटो पावर दी जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे कि आप इफेक्टिवली परमानेंट मेंबर्स बना भी दो तो वो सिर्फ नाम के परमानेंट मेंबर्स होंगे, क्योंकि उनके पास सेम पावर्स नहीं होंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 के पास हैं। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें वीटो नहीं दोगे और आप बाकियों के वीटो ख़त्म भी नहीं करोगे, क्योंकि इसमें लिखा है ना तो हम ऑल्टर करेंगे ना ही हम एक्सपैंड करेंगे। मेंबरशिप दे दो लेकिन आप वीटो ना दो, या फिर आप मेंबरशिप दे दो लेकिन पुराने वालों का वीटो ख़त्म ना हो, ऑल्टरनेशन ना हो, तो पुराने वालों के पास वही वीटो रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक सुपीरियर पोजीशन पे आ जाएंगे और जो नए मेंबर्स हैं वो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे। तो नाम के लिए ही उनको जो है मेंबर बनाया जाएगा। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका जो से है वो यहाँ पे नहीं होगा। सो दिस इज़ द मेन कंसर्न जो यूएसए की तरफ से है, जिसका विरोध जो है बाकी कंट्रीज़ का करना है। अब देखने वाली बात ये हुई कि क्या ये एक्सपेंशन होता है नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इन सभी कंट्रीज़ के पीछे कोई ना कोई कंट्री है जो इनकी
जो सीट है उसको कैंसिल करने की बात करता है। जैसे ब्राज़ील के अगेंस्ट अर्जेंटीना है, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान है, जर्मनी के अगेंस्ट इटली है, स्पेन है, और जापान के अगेंस्ट कोरिया यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो चारों के चारों जो हैं उनके अगेंस्ट कोई ना कोई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को मेजरली पूरे वर्ल्ड में कोई भी अपोज नहीं करता सिवाय पाकिस्तान के। और अब इंटरनेशनल टर्न ऑफ इवेंट्स जैसे हो रहे हैं, तो टर्की इंडिया के अगेंस्ट कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि टर्की के अंदर एर्दोगान साहब जब से आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इस्लामिक रहे हैं, और प्रो पाकिस्तान डेफिनेटली उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं जो भी वेस्टर्न लिबरल रिफॉर्म्स उनके कंट्रीज़ में थे उनके भी अगेंस्ट होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो एक बैकवर्ड सिचुएशन में लेके जाना चाहते हैं, मतलब प्री वेस्टर्न में लेके जाना चाहते हैं टर्की को। तो उनका थोड़ा सा इंडिया के साथ जो है यहाँ पे एक्सपेंशन में नो आ सकता है। सो लेट्स सी इस पर क्या कुछ होता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है वही ईरान वाला, जो हमने हिजाब वाला प्रोटेस्ट देखा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे रीइटरेट कर रही है। कल मैंने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाई थी जिसमें वुमेन ने और ज़्यादा जो है विरोध करना शुरू कर दिया है। वो अपने हिजाब को जला रही हैं और बालों को काट के एक जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है उसको भी कर रही हैं। कल तक 11 लोगों की जान गई थी, अब 36 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जा चुके हैं। एंड इसके अंदर एक और इशू जो आया है वो ये है कि अब बहुत सारे लोग प्रो गवर्नमेंट इस रैली के अंदर जुड़ गए हैं, प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ गए हैं। तो अभी तक तो सिर्फ एक साइड से हो रहा था कि यार हिजाब के कारण जो आपने एक 22 साल की व्यक्ति की जान ले ली, मॉरल पुलिस बहुत गलत कर रही है, डिटेंशन सेंटर में मारपीट होती है, ये है वो है। अभी तक एक साइड का व्यू आ रहा था। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो भी आप सुप्रीम लीडर की इमेजेस को जला रहे हो या फिर आप हिजाब को जला रहे हो, ये टोटली गलत है। वो हमारे लिए एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जिन्होंने ईरान के अंदर रेवोल्यूशन लाए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो भी इस्लामिक कानून है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, हिजाब को हमें ढंग से पहनना चाहिए, मॉरल पुलिसिंग में कुछ भी गलत नहीं है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रो गवर्नमेंट। तो अब कहीं ना कहीं दो गुट आप कह सकते हो बन चुके हैं, एक प्रो गवर्नमेंट है और एक एंटी गवर्नमेंट है। तो अब इसके ऊपर देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक जो साइलेंट थी, क्या कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेप्स लेती है इस सिचुएशन को सॉल्व करने की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ कंट्रीज़ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़रूर आया था, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूर आया था हिजाब के अगेंस्ट। एंड स्पेशली अगर वो व्यक्ति या तो पहनना नहीं चाहती थी या ठीक से नहीं पहना हुआ था, तब भी किसी को हक नहीं बनता कि उसकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप जो है सिर्फ उसके ठीक से ना पहनने या ना पहनने के कारण मार पिटाई करके उसकी जान जो है वो ले लें। अभी एजिटेशन कब शांत होगा वो देखने वाली बात होगी। एंड इसी बीच हम हिजाब के ऊपर ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट, और वो मैटर जो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है रिगार्डिंग बीइंग द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। उसके रिगार्डिंग भी इंडिया के अंदर विरोध हो रहा है कि हमें पहनना है, बाहर विरोध हो रहा है कि हमें नहीं पहनना। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब एक सिचुएशन जो है वो आ गई है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं शायद फ्रीडम जो हमें मिली हुई है हम उसकी कदर यहाँ पे नहीं कर पा रहे, और वहाँ पे जिन लोगों की फ्रीडम छिन गई, जिन लोगों की लाइफ चली गई, तो उनको कदर हो रही है, इसीलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये चीज़ अब देखने वाली है, ये एक नई डेवलपमेंट है। मूविंग ऑन टू द टुडेज एमसीक्यू। तो हमारा जो एमसीक्यू था वो था रिगार्डिंग ज्योग्राफी का टॉपिक जेट स्ट्रीम्स। तो हमारी पहली स्टेटमेंट थी जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही होती है। तो ये तो फॉल्स है, मैंने आपको कल भी बताया था जहाँ पे भी ओनली लिखा हो वो स्टेटमेंट्स अक्सर रॉन्ग होती हैं। तो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में हो सकती हैं। उसके बाद ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। तो कि कुछ साइक्लोन्स ऐसे हैं जिनकी आई बनती है इस तरीके से, और कुछ की नहीं बनती। तो ये जो आई वाला पार्ट है इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन को आई बोला जाता है, जहाँ पे विंड बहुत तेज़ होती है लेकिन रेनफॉल नहीं होती। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर कई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे आई नहीं बनती। तो अगर हम बोलें इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल जहाँ पे होती है और टेम्परेट जहाँ पे नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। उसके बाद द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्रीज लेसर देन द सराउंडिंग। तो अब अगेन बात होती है कि क्या जो एरिया अंदर है आई के वो ठंडा होगा या नहीं होगा।
ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो आई का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, मोर टेम्परेचर। बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये एरिया ड्राई है, यहाँ पे रेन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रेन नहीं है, बाहर रेन ही रेन है, तो इसका मतलब बाहर वाला एरिया गीला है, जो गीला एरिया वो ठंडा है, जो सूखा एरिया वो गर्म है। तो अगर आप बिल्कुल सिंपल लॉजिक भी लगाएं तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अब मोटे तौर पे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो टू ओनली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसको ध्यान से पढ़ना है कि अब हमें स्टेटमेंट्स पे पहले क्रॉस या टिक कर लिया, उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट किया कि हमसे पूछा क्या गया है, तो हमारा आंसर हो गया सी, टू ओनली। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन पे। तो आज का मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स ऑफ साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी जो आपका इंडिया का मैप निकालता है, ठीक है, उसके अंदर आपको कलर्स के साथ जो है बताया जाता है कि इस एरिया के अंदर साइक्लोन इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का है। तो आपको उन कलर कोडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा और स्टैटिक सा पार्ट का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे क्लिक करके फोटो भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, एंड आई विल evaluate your answer. So this was it for today's daily news analysis. तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन या कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिविजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।